Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this chapter, we are talking about dramatic devices. We will talk about dramatic irony, soliloquy and aside. आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग ड्रामेटिक डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, सोलिलोकी और असाइड में क्या फ़र्क है, इन दो तीन अलग अलग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ड्रामेटिक आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट. परस्पर विरोधाभास को दर्शाने के लिए ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में प्ले के संदर्भ में, ड्रामा के संदर्भ में किया जाता है. What is being said or done on the stage has one meaning for the agents concerned and another for the spectator who know something that the character do not know. ड्रामेटिक आयरनी कुछ इस प्रकार का ड्रामेटिक डिवाइस है जो स्टेज पर ड्रामा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. जो भी डायलॉग या दृश्य होते हैं उसका कैरेक्टर के लिए एक मीनिंग होता है और ऑडियंस के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए उसका दूसरा मीनिंग होता है. और ऐसी चीजें जो कैरेक्टर खुद नहीं जानता, ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स जानते हैं, इस प्रकार के ड्रामेटिक डिवाइस को हमने ड्रामेटिक आयरनी कहा है. These 2 points of the view is called dramatic irony. Something which is not known to character, which is known to spectators. These are 2 important viewpoints. ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, इन्हीं को हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं. If dramatic irony arises out of what is said, जो कहा जाता है, अगर उससे ड्रामेटिक आयरनी उत्पन्न होती है तो इट इज कॉल्ड अ वर्बल आयरनी. शब्दों के माध्यम से, शब्दों के छलावे के माध्यम से, वर्बल ब्रिलियंस के माध्यम से जिस प्रकार की ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट की जाती है उसे हम वर्बल आयरनी कहते हैं. इफ इट अराइजेस आउट ऑफ व्हाट इज डन, इट इज कॉल्ड आयरनी ऑफ सिचुएशन. अगर शब्दों के माध्यम से नहीं, अगर वो किसी एक्टिंग के माध्यम से या जो कुछ भी एक्टिंग की जाती है स्टेज पर उसके माध्यम से अगर इस प्रकार की आयरनी होती है तो उसे हम आयरनी ऑफ सिचुएशन कहते हैं. वर्बल आयरनी इज व्हेन वर्ड्स एक्सप्रेस समथिंग कॉन्ट्ररी टू द ट्रूथ ऑफ समवन सेज टू द अपोजिट ऑफ व्हाट दे रियली फील और मीन. वर्बल आयरनी इज ऑफन सरकास्टिक. उपहासात्मक तरीके से उपहास करने के लिए इस प्रकार के वर्बल आयरनी का प्रयोग किया जाता है. Whenever the writer wants or the playwright wants to criticize something, sarcastic comments are expressed with the help of verbal irony. In Shakespeare, Julius Caesar, let's talk about some of the important examples of verbal and situational ironies. In Shakespeare, Julius Caesar, Mark Antony gives a speech in which he repeatedly refers to Brutus as an honorable man when Brutus just participated in murdering Caesar. इस प्रकार के अलग अलग सिचुएशंस ड्रामा में भी दिखाई देते हैं. मार्क एंटनी जो जूलियस सीजर में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया ड्रामा है. इसमें मार्क एंटनी जब फ्यूनरल स्पीच देते हैं वो ब्रूटस के बारे में ऑनरेबल मैन ऐसे बार बार कहते हैं, जबकि ऑडियंस को ये पता होता है कि ब्रूटस भी जूलियस सीजर के मर्डर में शामिल है. तो ऑडियंस कुछ और जानती है, मार्क एंटनी कुछ और कहते हैं. इस प्रकार के सिचुएशंस को ड्रामेटिक आयरनी की श्रेणी में लाया जाता है. इन मैकबेथ सिमिलर एग्जाम्पल मैकबेथ में भी हम देख सकते हैं. इन मैकबेथ द टाइटल कैरेक्टर प्लान्स द मर्डर ऑफ डंकन. अब मैकबेथ जो है वो डंकन के मर्डर का प्लान बनाता है किंग का, while feigning loyalty to him.
Duncan does not know what Macbeth plans. डंकन को जब इनवाइट किया जाता है कैसल में खाने के लिए, डंकन को बिल्कुल पता नहीं है कि मैकबेथ क्या प्लान कर रहा है. What Macbeth plans, but the audience does and they may want to warn him. जो बात डंकन को पता नहीं वो ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को पता है. स्पेक्टेटर्स चाहते भी है कि वो डंकन को वॉर्न करे, पर ड्रामेटिक आयरनी इस प्रकार के सिचुएशन जब क्रिएट करती है तो ऑडियंस भी कुछ कर नहीं पाती. इसलिए ड्रामेटिक आयरनी का ड्रामा में अपना अलग महत्व होता है. इन द टेम्पेस्ट, मिरिंडा डज नॉट नो that Gonzalo is with her on the island, but both her father and audience do know that he is there. These are very first words that the audience hears Hamlet say. In case of Hamlet also we can find examples of dramatic ironies, and it is ironic. He is talking about his uncle, who is also now his stepfather, a little more than kin. When he says less than kind, it is ironic because his uncle is the one who killed his father. ऐसे अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस शेक्सपियरियन ड्रामास में हमें दिखाई देते हैं जहां ऑडियंस कुछ और जानती है जिसका कैरेक्टर को पता नहीं होता. Macbeth kills Duncan to gain power and throne, thinking it would make him happy. However, he finds that he has to keep murdering and killing in order to keep the power that he has achieved. Eventually, Macbeth's people despise him and he despises his people. There are some references of dramatic irony in Greek tragedy as well. Greek tragedy is full of ironic situations. When Oedipus calls down curses on the man who slew his father Lewis, king of Thebes, the audience is aware, though Oedipus is not, that Oedipus himself unknowingly committed the crime. These are all the roots of the dramatic ironies. अब ड्रामेटिक आयरनीज में आयरनी ऑफ सिचुएशंस और वर्बल आयरनी को समझने के बाद हम सोलिलोक्वी और असाइड क्या होते हैं और ड्रामा में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. सोलिलोक्वी, असाइड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये कुछ एक दूसरे से मेल खाते हुए ड्रामेटिक डिवाइसेस है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क इनमें है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सोलिलोक्वी. Soliloquy, it is an actor's secret thoughts uttered aloud on the stage to make the audience aware what is passing in his mind. Soliloquy कुछ जोर जोर से बोले जाने वाले डायलॉग्स होते हैं स्टेज पर जो कैरेक्टर बोलता है, अकेला ही रहता है. पर ये सब कुछ वो बोलता क्यों है? वो ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को ये बताना चाहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. ड्रामेटिस्ट के पास दूसरा कोई जरिया होता नहीं. देयर इज नो अदर मीडियम टू कन्वे द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर्स टू द ऑडियंसेस. देयरफॉर ही टेक्स हेल्प ऑफ सोलिलोक्वी एज एन असाइड. इट इज नॉट सपोज्ड टू बी हर्ड बाय एनीवन. सोलिलोक्वी के बारे में एक अपेक्षा ये रहती है कि इट इज नॉट हर्ड बाय एनीवन. सोलिलोक्वी जब कही जाती है स्टेज पर तो इसको कोई सुन नहीं रहा है. एंड इट इज स्पोकन व्हेन नो अदर एक्टर इज प्रेजेंट. स्टेज पर दूसरा कोई एक्टर भी प्रेजेंट नहीं है. सोलिलोक्वी और असाइड में एक महत्वपूर्ण फर्क है. इट इज कॉल्ड अननेचुरल डिवाइस एज नोबडी इन एक्चुअल लाइफ ओवरपुट्स हिज थॉट्स इनटू ऑडिबल स्पीच व्हेन ही इज अलोन. एक बात इंपॉर्टेंट तो है, प्रैक्टिकल जिंदगी में इस प्रकार के डायलॉग्स हम अकेले में तन्हाई में बोलते नहीं हैं, इसलिए इसे अननेचुरल भी कहा जाता है. पर ड्रामेटिस्ट की अपनी मजबूरियां होती है. वो अगर सोलिलोक्वी का असाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, ये बताने का दूसरा इम्प्रेसिव माध्यम उसके पास है नहीं. इसलिए ड्रामेटिक डिवाइसेस में सोलिलोक्वी का प्रयोग ड्रामेटिस्ट करते हैं. Even the best of actors can't get across some of the emotions and turmoil going on inside their heads. The main purpose of the soliloquy is to tell audience how they are feeling. बहुत सारे एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में भी ये हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को जो उनके दिमाग में है, मन में है, वो ऑडियंस को बता नहीं पाएंगे.
इसलिए ऑडियंस को बताने के लिए ही सोलिलोक्वी का प्रयोग किया जाता है। सोलिलोक्वी क्या करती है वो भी समझ लीजिए। इट शोज स्टेट ऑफ माइंड, कैरेक्टर की मन की अवस्था बताती है। गिव्स क्रूशियल डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ड्रामा के बारे में देती है सोलिलोक्वी। रिवील प्लान्स, हो सकता है कैरेक्टर्स के अपने कुछ प्लान्स हो, वो ऑडियंस के सामने रिवील करती है। और ड्रामेटिक आयरनिक सिचुएशंस भी ये क्रिएट करती है। सोलिलोक्वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मेयर स्पीच। अब सोलिलोक्वी को सिर्फ स्पीच समझना नहीं, ये कोई भाषण नहीं है जो स्टेज पर दिया जाता है। इट इज द कन्वेंशनल वे ऑफ कन्वेइंग टू एन ऑडियंस अबाउट कैरेक्टर्स मेंटल कंडीशन। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैरेक्टर का करने के लिए भी मदद करती है। ड्रामेटिक डिवाइसेस में सोलिलोक्वी का अपना एक महत्व है। वो कैरेक्टर के मानसिक अवस्था को ऑडियंस को बताने का महत्वपूर्ण काम करती है। The audience know that the soliloquy is not real, but believe and accept some of the dramatic devices. अब soliloquy रियल जिंदगी का पार्ट नहीं है, ये ऑडियंस भी जानती है, पर इसके बावजूद भी ऑडियंस को कुछ ड्रामेटिक डिवाइसेस एक्सेप्ट करने होते हैं और ऑडियंस करती है। उसके बिना ड्रामा का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। इट इज अ फैक्ट दैट देयर आर ओनली 3 वॉल्स ऑन द स्टेज। ये बात तो हमें समझ में आती है कि स्टेज पर सिर्फ 3 ही दीवारें होती है, साइड की और पीछे की। सामने तो ऑडियंस खुले हैं उनके सामने। ऑडियंस हैव टू एंजॉय विद इन इट्स लिमिट, और यही मर्यादाएं हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए, कि इन्हीं 3 दीवारों के बीच में उन्हें ड्रामा को एंजॉय करना होता है। सो ऑडियंस अलाउ देमसेल्फ टू बी डिसीव्ड। इसलिए ऑडियंस खुद इस बात की इजाजत देते हैं, वो अपने आप को फंसाते हैं, चीट करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं इन वाकयात को। द सोलिलोक्वी डिमांड्स दिस विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सोलिलोक्वी में इसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा जाता है और ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करते भी है। अब सोलिलोक्वी में कैरेक्टर कोई भी स्टेज पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है। सुनने वाला दूसरा कोई नहीं होता, दूसरा कोई एक्टर भी नहीं होता। असाइड को जानने की कोशिश करते हैं कि असाइड में और सोलिलोक्वी में क्या फर्क है। असाइड इज अ पासिंग थॉट uttered aloud by an actor in front of other characters on the stage. असाइड एक्टर द्वारा बोले गए कुछ डायलॉग्स से जो ऑडियंस के सामने बोले जाते हैं, वो आर नॉट सपोज टू हियर, पर सोलिलोक्वी कही जाती है ताकि ऑडियंस सुने। असाइड कहे जाते हैं ये सोच समझकर कि ऑडियंस इसे नहीं सुन रही है, स्पेक्टेटर नहीं सुन रहे हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सोलिलोक्वी। असाइड को सोलिलोक्वी का शॉर्टेस्ट फॉर्म कहा जाता है एंड सर्व्स द सेम पर्पस ऑफ द सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का जो उद्देश्य हमने डिस्कस किया, वही पर्पस असाइड का भी है। It is also unnatural but used with the same purpose as in case of soliloquy. अब इस प्रकार का ड्रामेटिक डिवाइस हम एक्चुअल जिंदगी में प्रयोग में नहीं लाते, फिर भी सोलिलोक्वी की जो मजबूरियां हैं, भले ही ये सुनने में अननेचुरल लगे, आम जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, पर सोलिलोक्वी का जो पर्पस है उसी उद्देश्य से हम असाइड का भी प्रयोग करते हैं। Soliloquy and aside remained the part of farce and melodrama till the 19th century. 19वीं शताब्दी तक सोलिलोक्वी और असाइड ये मेलोड्रामा का हिस्सा रहे हैं। ट्रेजिडी, ट्रेजिकॉमेडी, कॉमेडीज में, मेलोड्रामास में इस प्रकार के सोलिलोक्वीज और असाइड का बखूबी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने प्रयोग किया है, बट vanished from the modern drama as were unnatural. पर मॉडर्न ड्रामा में इस प्रकार के ड्रामेटिक डिवाइसेस नहीं दिखते, गायब हो गए हैं। But soliloquy and aside has the honorable place in literature, and some of the best soliloquies by Shakespeare enriched English literature. पर इन soliloquies का और aside का अंग्रेजी साहित्य में अपना एक महत्व है और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को बहुत एनरिच करने की, प्रगल्भ करने की और संपन्न करने की पुरजोर कोशिश की है। Midsummer Night's Dream by William Shakespeare. How happy some over, others some can be, through the Athens I am taught as. Macbeth में विलियम शेक्सपियर के ड्रामा है। The way to dusty death, out brief candle and then is heard no more. इस प्रकार के
और सबसे फेमस soliloquy हम कह सकते हैं, To Be or Not to Be in Hamlet is a famous example of best soliloquy. In Act 2 of Scene 1 of Macbeth stands alone in the castle. He talks to the audience about what he sees. Macbeth का भी ये बहुत example famous है. By the middle of the soliloquy, Macbeth is mostly talking to himself. Throughout his pictures, a dagger hanging in front of him, dripping with the blood. As he proceeds through the soliloquy, Macbeth struggles with the violence he is about to undertake. मैकबेथ में भी डंकन के मर्डर के बाद में मैकबेथ की जो हालत होती है वो भी soliloquy के माध्यम से शेक्सपियर ने बखूबी दिखाने की कोशिश की है. These soliloquies still provide great moments in theatre and are considered a crucial test of an actor's power. अब ये किसी एक्टर के अपनी क्षमता की कैपेसिटी की परीक्षा भी होती है कि वो अपने कैसे हुनर को स्टेज पर soliloquy के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रयास किया soliloquies को, असाइड को, ड्रामेटिक अलग अलग डिवाइसेस को समझने का. Let us hope that this discussion will help you to understand these dramatic devices in a better manner. Thank you very much for watching this video.